हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारी इंडियन पॉलिटी चल रही है, और इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारी अब तक जो क्लास कंप्लीट हुई है, लेक्चर जो है वो 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 5वां लेक्चर है। बिना कोई देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं। और मेरा आपसे सबसे एक ही बात का कहना है कि आप जो है वो अपने नोट्सों में कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि सारी की सारी क्लास जो मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल सीक्वेंस में दे रहा हूँ। उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कहीं पर भी आपके सीक्वेंस में कोई भी कमी हो रही हो। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 5, भारतीय राज व्यवस्था, लेक्चर 5, जिसमें हमारा चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, लेक्चर नंबर जो 4 हुआ था, वो 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट तक हम पहुंच चुके थे। वहां तक हमने कवर कर लिया था। और आगे के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से इस क्लास में जो आपका एक्ट स्टार्ट होना है वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अर्थात हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसको बोल देते हैं भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम से इस क्लास की शुरुआत होगी, और बेहद इम्पोर्टेंट, क्योंकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अगर हम बात करते हैं तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का लगभग 80% भाग ही 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इस वजह से बेहद इम्पोर्टेंट है। यानी 80% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो भारत का लगभग 80% संविधान ही किससे लिया गया है? तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, भारत शासन अधिनियम से। और पिछली क्लास में जैसा कि आपको बताया कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत, प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया गया। डायरकी ऑफ प्रोविंसेस वाज एबोलिश्ड। सबसे पहला पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ से निकल कर के आता है, प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया गया। यानी जितने भी ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे उनमें से डायरकी को हटा दिया गया, प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया। और प्रांतों से द्वैध शासन को हटाने के बाद में उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, अर्थात कहने का मतलब उसका केंद्रीयकरण कर दिया गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द्वैध शासन को प्रांतों से हटाने के बाद में केंद्र में द्वैध शासन को लगा दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लगाया गया। तो सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो पहला काम हुआ वो प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया गया, और उसके बाद में प्रांतों से हटाने के बाद उसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, उसका केंद्रीयकरण कर दिया गया, और केंद्रों में द्वैध शासन को अप्लाई कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को भारत के अंदर आरबीआई की स्थापना हुई, अर्थात कहने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसी के तहत अगर हम बात करते हैं तो 1935 ईस्वी में ही, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, सर्वोच्च न्यायालय जो हुआ करता था, सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में हुआ करता था, उस कलकत्ता से सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। तो कलकत्ता से सर्वोच्च न्यायालय 1935 में दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे 1935 के बाद में 1937 ईस्वी में, उसके 2 वर्ष के बाद में जो दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, वह कार्यरत जो हुआ उसके 2 वर्ष बाद हुआ। तो कार्यरत जो हुआ वो 1937 में हुआ, 2 वर्ष बाद। और जैसे ही 1937 में
कार्यरत हुआ दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय, उसी के बाद में अगर हम बात करते हैं तो बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी के बाद में जैसे ही 1937 में कार्यरत हुआ दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसी के बाद 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और अगर हम बात करते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई। इसके बाद में क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट बनता है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल लिस्टों की संख्या कितनी थी, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे टोटल लिस्टों की संख्या जो थी वो 10 थी, यानी कहने का मतलब 10 सूचियाँ थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इसके तहत आर्टिकलों की संख्या कितनी थी, तो टोटल आर्टिकलों की संख्या जो थी वो 321 थी। इसके तहत आर्टिकलों की संख्या जो थी वो 321 थी, यानी कहने का मतलब अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो आप ध्यान रखेंगे 321 थी। तो 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे प्रांतों से द्वैध शासन हटाया गया, केंद्र में द्वैध शासन को लगा दिया गया। और अगर हम बात करते हैं तो 1935 में ही एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, कहाँ पर, दिल्ली में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 1935 में ही एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि कहाँ पर हुई, दिल्ली में। ए फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश इन दिल्ली, दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई। भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई इसी के तहत। और प्यारे बच्चों ये भी बात आप ध्यान रखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो किया गया वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच अगर हम बात करते हैं तो शक्ति का बंटवारा जो हुआ वो शक्ति का बंटवारा भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई, यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम के तहत की गई, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही की गई। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ तक ये सारा का सारा काम हुआ, यानी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल लिस्टों की संख्या, सूचियों की जो संख्या थी वो 10 थी। टोटल आर्टिकल्स जो थे वो कितने थे, 321 थे। प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया गया, केंद्र में द्वैध शासन को लगाया गया। और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और 1935 में जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था उसको स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली के लिए। लेकिन जो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा गया वो 1935 में कार्यरत नहीं हुआ, बल्कि उसके 2 वर्ष बाद 1937 में वो कार्यरत हुआ। और जैसे ही 1937 में कार्यरत हुआ उसी समय पर बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और 1935 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में, और भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई। और जैसे जैसे ये कहानी 1935 के तहत या 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई, तो इसी दौरान भारतीयों की कुछ इच्छा जागृत हुई और भारतीयों ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, एक संविधान सभा की मांग करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से आगे के लिए संविधान सभा पर जो कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस जो हुआ करती थी, उस कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग उठाना स्टार्ट कर दिया इसी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो प्यारे भाइयों यहाँ से आगे के लिए जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे संविधान सभा के बारे में। अब तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो काम हुए थे वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित करके जब भारत में भेजा गया तो इसी के तहत भारत में संविधान सभा की मांग उठने लगी और संविधान
सभा के गठन के बारे में यहाँ पर चर्चाएं होने लगी। तो अंग्रेजों से भारतीयों ने संविधान सभा के गठन की मांग की। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी खुद की एक संविधान सभा होनी चाहिए जिससे हम भारत की राज व्यवस्था को क्या कर सकें, चला सकें। ये अंग्रेजों से मांग की गई भारतीयों के द्वारा। और यहाँ पर आगे की बात जो होगी वो संविधान सभा के बारे में होगी। जिस तरीके से आज की डेट में राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक उसी तरीके से उस समय क्या हुआ करती थी, संविधान सभा। तो संविधान सभा भारत के या भारत का प्रशासन चलाने के लिए, भारत की राज व्यवस्था को चलाने के लिए भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों से मांग की गई संविधान सभा के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम भारत की ओर से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे 1895 ईस्वी में सबसे पहले भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। वो कौन व्यक्ति थे? तो वो थे प्यारे बच्चों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। लेकिन आप ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये अपने आप में एक ऑफिशियल मांग नहीं थी, बल्कि एक वर्बल तरीके की मांग थी। यानी ये जो मांग की गई थी वो एक मौखिक मांग की गई थी अंग्रेजों से, न कि एक ऑफिशियल, न कि एक औपचारिक मांग की गई थी। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मौखिक मांग की गई। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ऑफिशियल डिमांड के बारे में, अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की ऑफिशियल डिमांड भारत की ओर से किस व्यक्ति के द्वारा की गई सर्वप्रथम, तो आप ध्यान रखेंगे M.N. रॉय के द्वारा। ये अपने आप में वास्तव में M.N. रॉय के द्वारा जो मांग की गई थी वो एक ऑफिशियल डिमांड थी। यानी कहने का मतलब वह एक औपचारिक क्या थी, औपचारिक मांग थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे भाइयों दो तरीके से बनता है कि मौखिक मांग किसके द्वारा की गई सर्वप्रथम, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई संविधान सभा की, तो M.N. रॉय के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1936 में इस औपचारिक मांग को दोबारा से रिपीट जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर इसको रिपीट जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के द्वारा इसको रिपीट किया गया था। क्लियर बात यहाँ तक। जब ये संविधान सभा की मांग यहाँ पर की गई अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग अंग्रेजों से करने का टारगेट क्या था भारतीयों का, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आखिरकार किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा की मांग के बारे में डिस्कस हुआ। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों के 1939 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर अंग्रेजों को भारतीय सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ी। और भारतीय सोल्जर्स की जब आवश्यकता पड़ी तो भारतीय ने या कांग्रेस ने सीधा सीधा साफ बोल दिया कि हम अपने सोल्जर्स आपको तभी दे पाएंगे जब हमारी एक संविधान सभा होगी खुद की। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा की मांग की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों को मांगा था। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया था कि जब तक हमारी अपनी एक संविधान सभा नहीं होगी तब तक हम आपको भारतीय सैनिक नहीं दे सकते हैं। तो इसी के मद्देनज़र संविधान सभा की मांग को किया गया था। लेकिन जब भारतीयों ने अंग्रेजों से ये बात साफ साफ बोल दी कि जब तक हमारे देश की राज व्यवस्था को चलाने के लिए हमारी खुद की एक संविधान सभा नहीं होगी तब तक हम अपने सैनिकों को आपको नहीं दे सकते हैं, तो इसी बात के लिए 8 अगस्त 1940 को भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करने के लिए भारतीयों के लिए एक ऑफर भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा। और जिस ऑफर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस ऑफर को बोला ही किस नाम से जाता है, क्योंकि वह अगस्त में भेजा गया था। और कब भेजा गया था, तो 8 अगस्त को भेजा गया था। इसी वजह से उसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के नाम से बोलते हैं। तो 1940 में संविधान सभा की बातों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों के द्वारा एक ऑफर भेजा गया 8 अगस्त को 1940 को, जिसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जिस समय अगस्त ऑफर को भारत में भेजा गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो उस समय भारत का वायसराय जो था वो था लॉर्ड लिन लिथगो। उस समय भारत का वायसराय कौन था, क्वेश्चन बनता है। तो उस समय भारत का वायसराय जो था वो था लॉर्ड लिन लिथगो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब भारतीयों के द्वारा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों की मांग हुई। तो भारतीय सैनिकों की मांग अंग्रेजों के द्वारा की गई।
तो यहाँ पर कांग्रेस ने सीधा सीधा बोल दिया कि जब तक हमारी खुद की संविधान सभा का गठन नहीं होगा तब तक हम आपको कोई भी सैनिक नहीं देंगे। तो इसी बात के लिए अगस्तों पर भेजा गया था, 1940 में भेजा गया था, 8 अगस्त को भेजा गया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है बेहद इंपॉर्टेंट कि अंग्रेज़ों ने इस ऑफर को भेजा कि ठीक है, आप इस ऑफर को स्वीकार करते हैं तो आपकी संविधान सभा का गठन हो जाएगा। लेकिन विशेष इंपॉर्टेंट ये भी बात निकल करके आती है कि अगस्त ऑफर में जो घोषणाएं की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा वो क्या क्या थी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई घोषणा जो थी इस अगस्त ऑफर में, उनको आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। पहली घोषणा ये थी कि गवर्नर जनरल के परिषद में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। गवर्नर जनरल के परिषद में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तो ये बात तो अच्छी लगी कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होगा, जो परिषद होगा, उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तो गवर्नर जनरल के परिषद में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और दूसरी बात जो अंग्रेजों के द्वारा बोली गई वो ये बोली गई कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो अंग्रेजों के द्वारा घोषणा में लिखा गया था वो ये लिखा गया था कि युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने और औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने तथा औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा तथा औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये घोषणा की गई थी अगस्त ऑफर के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा कि आप संविधान सभा के बारे में अगर बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये ऑफर दिया जाता है कि गवर्नर जनरल के परिषद में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा और एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा और युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने तथा औपचारिक स्वराज दिया जाएगा। संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी तथा औपचारिक स्वराज दिया जाएगा। भारतीयों को ये दोनों बातें तो अच्छे तरीके से पसंद आई, कांग्रेस को ये दोनों बातें तो पसंद आई, लेकिन तीसरी बात जो है ये कहीं दिमाग में हलचल कर गई भारतीयों के। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का औपनिवेशिक और संविधान बनाना तथा औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि संविधान सभा के गठन के लिए अगर बात आती है यहाँ पर 1940 के अगस्त ऑफर में, तो अंग्रेज अपनी मर्जी से संविधान सभा का गठन करना चाहते थे, लेकिन भारतीय चाहते थे या कांग्रेस चाहती थी कि संविधान सभा का जो गठन हो वो वास्तव में एक निर्वाचित संविधान सभा हो। लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं चाहते थे कि निर्वाचित संविधान सभा हो भारतीयों के लिए। वो चाहते थे कि केवल और केवल हमारी मर्जी से हम जिसका भी गठन संविधान सभा का गठन करें और हम अपनी मर्जी से जिन लोगों को लेंगे केवल वही संविधान सभा में होने चाहिए, भारतीयों की इसमें कोई भी नहीं चलेगी। तो इसी बात के लिए प्यारे भाइयों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के द्वारा 1940 के अगस्त ऑफर को क्या कर दिया गया, भारतीयों के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा क्या कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। तो ये अगस्त ऑफर ठुकरा दिया गया और ठुकराने के बाद ही प्यारे भाइयों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो लॉर्ड लिनलिथगो था ये भारत का जो वायसराय उस समय बनकर के आया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1936 से लेकर के 1944 तक भारत का वायसराय बनकर के आया था। और जब भारतीयों ने अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अगस्त ऑफर के बारे में दरवाजे पर जंग लगी कील भी बोला था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दरवाजे पर जंग लगी कील, जंग लगी कील पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसको बोला गया? तो आप ध्यान रखेंगे अगस्त ऑफर को। ठीक है, तो दरवाजे पर जंग लगी हुई कील है, अर्थात कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक कि एक ऐसी कील जिसको दरवाजे पर काफ़ी लंबे समय पहले लगाया गया था, जिस पर कि अब जंग लग चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया गया। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न प्यारे भाइयों केवल और केवल यही था कि अंग्रेज चाहते थे कि हमारी मर्जी से संविधान सभा का गठन हो, लेकिन भारतीय चाहते थे कि हमारी संविधान सभा जो है वो अपने आप में एक निर्वाचित संविधान सभा हो। इसी बात के लिए अंग्रेजों के इस अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया गया कांग्रेस के द्वारा।
जब इसको ठुकरा दिया गया तो इसी के बाद में भारत में इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। और इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसी के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई भारत में। यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब प्यारे बच्चों होता है कि भूखा रह करके अपनी मांगों को पूरा करवाना शांतिपूर्वक तरीके से, उसी को क्या कहते हैं, सत्याग्रह कहते हैं। जब इस अगस्त तोपर को ठुकरा दिया गया तो भारत में इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए सत्याग्रह का विचार जो था वो किसका था। तो सत्याग्रह के विचार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये विचार वास्तव में किसका था, तो आप ध्यान रखेंगे गांधी जी का था। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की ओर से सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति कौन था, तो फर्स्ट थे विनोबा भावे। तो पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे विनोबा भावे। इसके बाद में पूछ लिया जाता है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले दूसरे व्यक्ति जो थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन विचार किसका था सत्याग्रह के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे ये विचार था वास्तव में गांधी जी का। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। जब लगने लगा अंग्रेजों को कि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह होने लगे, लोग जो है पूरे तरीके से रोड पर आ चुके हैं, तो इसी बात के लिए जो ऑफर ठुकराया गया था अगस्तों पर, उसके बाद में एक मिशन भेजा गया जिसे जाना जाता है क्रिप्स मिशन के नाम से। तो संविधान सभा का गठन करने के लिए एक मिशन भेजा गया जिसे जाना जाता है क्रिप्स मिशन के नाम से। क्रिप्स मिशन भेजा गया। पूछा जाता है कि बताइए क्रिप्स मिशन जो है वो भेजा कब गया था, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहली बात कि इसकी जो घोषणा हुई थी वो 11 मार्च 1942 को हुई थी। इसकी जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो 11 मार्च 1942 को हुई थी। लेकिन ये भेजा कब गया था भारत में, तो आप ध्यान रखेंगे 23 मार्च 1942 को भेजा गया था। कब भेजा गया था, तो 23 मार्च 1942 को इसे भेजा गया था। लेकिन इसकी जो घोषणा हुई थी वो 11 मार्च 1942 को हुई थी। इसे जो भारत में भेजा गया क्रिप्स मिशन को, वो भेजा गया 23 मार्च 1942 को। और ये बात अंग्रेज अच्छे तरीके से जानते थे कि आखिरकार जो अगस्त तोपर को ठुकराया गया है उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न केवल यही था कि भारत की जो संविधान सभा होगी वह भारतीयों के द्वारा मांग किया है कि वह एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। तो इसी बात को पूरा करने के लिए कि भारतीय इस ऑफर को स्वीकार करें, तो ये बात सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा रखी गई। इस क्रिप्स मिशन के तहत वो क्या रखी गई, आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से कि क्रिप्स मिशन के तहत जो बात रखी गई वो ये रखी गई। पहला पॉइंट तो यही रखा गया क्यों, जिस कारण बस सबसे पहले अगस्त तोपर को ठुकरा के वापस किया गया था भारतीयों के द्वारा, उसी बात को पूरा किया गया इस क्रिप्स मिशन के तहत। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ये आश्वासन दिलाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये बात तो सबसे पहले जिसके कारण अगस्त तोपर ठुकरा के वापस किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसी बात को सबसे पहली शर्त में पूरा किया गया। दूसरी बात बोली गई कि संविधान सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। संविधान सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। तीसरी बात जो अंग्रेजों के द्वारा रखी गई वो रखी गई कि हम विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा करेंगे। हम विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि पहली शर्त को तो कांग्रेस ने मंजूर किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो हमारी मांग थी उसको अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। लेकिन अगर हम तीसरे पॉइंट पर नज़र डालते हैं तो इसको भी भारत ने स्वीकार किया, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि हम विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा करेंगे। अगर कोई भी विदेशी अटैक भारत पर होता है तो हम उससे भारत की रक्षा करेंगे। लेकिन ये बात हजम नहीं हो पाई कांग्रेस को। दूसरी वो क्या बात थी कि संविधान सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। तो भारतीयों के दिमाग में इस पॉइंट को देख कर के ये बात आई कि अगर संविधान सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा तो यहाँ पर तो ये देश का विखंडन करने के बारे में अंग्रेज लोग सोच रहे हैं।
जिस तरीके से देसी रियासत पहले हुआ करती थी, उन देसी रियासतों को इकट्ठा करने की कहाँ सोच रहे हैं, ये तो एक भारत नहीं कई भारत बनाने की सोच रहे हैं। तो इसी बात के लिए ये बात भारतीयों को या कांग्रेस को हजम नहीं हो पाई, इसी बात के लिए क्रिप्स मिशन को भी क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। और वापस करने के साथ साथ यहाँ पर इतना तक बोल दिया गया गांधी जी के द्वारा कि यह अपने आप में एक पोस्ट डेटेड चेक है। कैसा है? पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक बाद की तिथि का चेक है। यहाँ पर 2 पॉइंट बोले गए थे, एक तो पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी के द्वारा बोला गया इसको, भाई गांधी जी के द्वारा बोला गया इसको पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी के द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था इस क्रिप्स मिशन को, अर्थात कहने का मतलब एक बाद की तिथि का चेक है जिसकी तिथि निकल चुकी है, हैं वह ये वास्तव में चेक है। और अगर पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे क्या बोला गया, तो पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक। यानी कहने का मतलब गांधी जी के द्वारा बोला गया पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक, अर्थात कहने का मतलब एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट बनता है कि गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे क्रिप्स मिशन को, यहां पर पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक, डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा बोला गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसको बोला गया था, तो आप ध्यान रखेंगे क्रिप्स मिशन को बोला गया था। और नॉर्मल सी बात है कि जब लगने लगा भारतीयों को कि अंग्रेज हर पॉइंट पर चाल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से आप प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो वास्तव में यहाँ से स्टार्ट हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन की यहीं से शुरुआत हो जाती है कि अब जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब अंग्रेजों को यहाँ से भगा करके हम लोग छोड़ेंगे। तो यहीं से आगे के लिए इस क्रिप्स मिशन को ठकुराने के बाद में भारत के अंदर शुरुआत हो जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट की, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की। और ये 8 अगस्त 1942 को होती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को, इसको भी दूसरे नाम से जो जाना जाता है ना, वो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। ये अगस्त माह में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसी वजह से इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उस समय वास्तव में अगस्त क्रांति के दौरान जो है वो भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था उस समय वो बेविल था, लॉर्ड बेविल था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जिस समय अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड बेविल। कौन था? लॉर्ड बेविल। और लॉर्ड बेविल जिस समय भारत का वायसराय था, तो इसी ने भारत का वायसराय होने के नाते एक बेविल प्लान की शुरुआत की थी, एक बेविल योजना ये लेकर के आया था। लेकिन आप ये भी बात ध्यान रखेंगे कि भारत का वायसराय जो लॉर्ड बेविल था जिस समय अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, वह कब से कब तक रहा था? तो 1944 से लेकर के 1947 था। 1944 से लेकर के 1947 तक भारत का वायसराय था लॉर्ड बेविल। और यह एक बेविल योजना को लेकर के भारत में आया था, या भारत में इसने बेविल योजना की शुरुआत की थी। बेविल योजना की शुरुआत की थी। और इस बेविल योजना के तहत क्या क्या बात हुई थी, इसको ज़रा आप ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, कि बेविल योजना के तहत अगर हम बात करते हैं तो बेविल योजना जो आई थी वो आई थी 4 जून 1945 को। सबसे पहली बात, बेविल योजना आई थी 4 जून 1945 को। और इस बेविल योजना के तहत जो प्लान था इसका वो ये था कि कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा भारत में, जिसका अध्यक्ष भारत का वायसराय तथा आर्मी चीफ भी एक अंग्रेज होगा। भारत में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, गठन होगा, जिसका अध्यक्ष और सेनापति यानी आर्मी चीफ और सेनापति जो है वो कौन होगा? एक अंग्रेज होगा। सेनापति एक कौन होगा?
अंग्रेज होगा। क्लियर। दूसरे इस योजना के तहत जो बात निकल कर के आई, यहाँ पर ये भी बात ध्यान रख लेना कि केवल जिसका अध्यक्ष और सेनापति एक अंग्रेज होगा, बाकी सभी सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट, इस बेबल योजना के तहत आप याद रखेंगे, कार्यकारी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदू की संख्या के बराबर होगी। कार्यकारी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के क्या होगी? बराबर होगी। तीसरा पॉइंट, ये जो कार्यकारी परिषद होगी वो एक तरीके से अंतरिम सरकार के बराबर होगी। कार्यकारी परिषद अंतरिम सरकार के बराबर होगी। अंतरिम सरकार के बराबर होगी। देखिए, अंतिम नहीं है, ये अंतरिम सरकार है, और अंतरिम सरकार का मतलब होता है एक काम चलाऊ सरकार। यानी किसी भी सरकार को बनने से पहले जो सरकार काम चलाती है उसी को क्या बोला जाता है? अंतरिम सरकार बोला जाता है। तो ये बेबल प्लान के तहत जो है, बेबल योजना के तहत ये सारी की सारी घोषणाएं की गई, और इन घोषणाओं को करने के बाद में एक और पॉइंट इसमें अच्छे तरीके से याद रखेंगे, नोट करेंगे। वो चौथा पॉइंट ये भी इस प्लान के तहत, बेबल योजना के तहत बोला गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाएगा, और एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। यानी इसमें ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाएगा। उनको रिहा किया जाएगा तथा एक सर्वदलीय बैठक होगी। क्या होगी? बैठक होगी। तो ये जिस समय भारत का वायसराय 1944 से 1947 तक लॉर्ड बेबल था, उसी समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी के दौरान उसको शांत करने के लिए यह बेबल जो है, एक बेबल योजना लेकर के आया, जो लॉन्च की गई 4 जून 1945 को, जिसके मुख्य पॉइंट ये हैं कि इसके दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन होगा जिसका अध्यक्ष और सेनापति तो एक अंग्रेज होगा, बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर होगी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट था, कार्यकारी परिषद एक अंतरिम सरकार के बराबर होगी। और चौथा जो पॉइंट था वो ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा उनको रिहा किया जाएगा तथा एक सर्वदलीय बैठक होगी। और ऐसा होने के बाद में प्यारे बच्चों, इस योजना के तहत इसी के बाद नेक्स्ट आगे के लिए फिर क्या होता है? तो आगे के लिए प्यारे बच्चों एक शिमला सम्मेलन होता है। क्या होता है? एक शिमला सम्मेलन होता है सर्वदलीय बैठक के लिए। इस चौथे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें हिंदुओं की संख्या जो है वो मुसलमानों की संख्या के बराबर होगी। इसी बात के लिए एक शिमला सम्मेलन हुआ जो 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो सर्वदलीय बैठक होगी वो कहाँ पर हुई थी? तो शिमला में हुई थी, जिसको जाना जाता है शिमला सम्मेलन के नाम से। और जो शिमला सम्मेलन चला था प्यारे भाइयों, वो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से 25 जून 1945 से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक चला। 14 जुलाई 1945 तक चला। और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को बुलाया गया। और हिंदू मुस्लिम जब दोनों को बुलाया गया तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसका चेयरमैन कौन था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि उसका अध्यक्ष कौन था। तो आप ध्यान रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम
आज़ाद, तो इसके अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को बुलाया गया, सब दोनों पार्टियों के नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कांग्रेस पार्टी, और आपको पता है कि मुस्लिम पार्टी कौन सी थी, तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ी लिया है, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? आगा खान के द्वारा। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी यहाँ पर उपस्थित हुए। तो यहाँ पर जब ये वार्ता चली थी, ये जब सम्मेलन हुआ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया था, बैबल प्लान के तहत जो बात बोली गई थी कि हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या के बराबर होगी, तो इसमें सीधा सीधा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये बात बोल दी गई थी इस सभा के दौरान, इस सम्मेलन के दौरान, कि मुस्लिम लीग की ओर से जो मुसलमानों की संख्या जो बराबर, मुसलमान और हिंदुओं की संख्या जो बराबर बोलने की बात की गई है, जिनको मुस्लिम लीग जो अपनी मर्जी से स्थापित करेगा वही मुस्लिम इसमें होंगे, बाद बाकी अंग्रेज़ों की इच्छा के अनुसार मुस्लिम यहाँ पर नहीं होंगे। और इसी वार्ता को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को ये बात, यहाँ पर हिंदू पार्टी को ये बात पसंद नहीं आई, और इसके बाद में 14 जुलाई 1945 को ये वाली वार्ता जो है वो बेनतीजा क्या हो गई? ख़त्म हो गई। इसका बेनतीजा ख़त्म होने का रीज़न ही क्या था? तो बेनतीजा ख़त्म होने का रीज़न था मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के द्वारा ये बात बोली गई कि जो सदस्य इसमें होंगे वो मुस्लिम लीग के द्वारा चुने गए होंगे, अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं। यही बात हिंदू पार्टियों को पसंद नहीं आई, और इसी बात के ऊपर यह बैठक जो है वो 14 जुलाई 1945 को क्या हो गई? बेनतीजा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इसका कोई भी रिजल्ट शिमला सम्मेलन का नहीं निकल करके आया। इसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि 6 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, 6 अगस्त 1945 की बात करते हैं, तो 6 अगस्त 1945 के हिरोशिमा पर, और अगर हम बात करते हैं कि 9 अगस्त 1945 की, तो 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ दिए गए थे अमेरिका के द्वारा। और परमाणु बम छोड़ने के साथ ही यहाँ पर जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा गया जापान के शहर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जापान के एक शहर पर परमाणु बम छोड़ा गया अमेरिका के द्वारा। और इसी दौरान जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने के साथ साथ ही प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसी के दौरान 24 अक्टूबर 1945 को, इसी के दौरान 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। और यह ऑर्गेनाइजेशन कैसी रही, जिसके बारे में हम आज की डेट में भी पढ़ते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है आज की डेट में और पहले भी, वो क्या था कि विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए। और अब यहाँ से बात आती है आगे के लिए आज़ादी की, तो 24 अक्टूबर 1945 को जैसे ही यूएनओ का गठन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरे के पूरे यूरोप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रिसेशन आ चुका था, बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी थी, तो अपनी ही अर्थव्यवस्था को चलाने में प्रॉब्लम आ रही थी उधर से अंग्रेज़ों को, इधर से यूएनओ का दबाव बनने लगा। ब्रिटेन से साफ साफ बोल दिया गया कि जितने भी देशों को आपने गुलाम किया हुआ है उनको धीरे धीरे रिहा कीजिए, उनको स्वतंत्र कीजिए, जिससे आने वाले समय में जो ये विश्व युद्ध हुआ है कहीं तृतीय विश्व युद्ध की जो है वो स्थिति बन करके तैयार न हो जाए। तो यूएनओ के दबाव के कारण प्लस रिसेशन आने के कारण, मंदी आने के कारण यूरोप में, इस कारणवश से भारत को आज़ादी मिलने में थोड़ी सी जल्दी हो गई, अन्यथा आज़ादी भारत की और लेट हो सकती थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, पूछा जाता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क में, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके बाद हम आगे की क्लास में जो कवर करेंगे वो 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान कवर करेंगे, अर्थात कहने का मतलब कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत जो हम पढ़ेंगे वो आगे भारत की आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा का क्या किया जाएगा, वहाँ पर गठन किया जाएगा, और इलेक्शन होगा संविधान सभा के लिए पहला, जो 1 जुलाई 1946 को होगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं, और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास में मिलते हैं फिर अगले दिन। चलिए ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और मास्क का प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ओके बाय बाय।